नमस्कार। 25 दिसंबर को मैंने आपके लिए एक वीडियो पेश किया था इन्फ्लेशन पे कि जब इन्फ्लेशन होती है, कीमतें बढ़ती हैं, तब कैसे इन्वेस्ट करना है। वो वीडियो बहुत लोगों को पसंद आया। जरूर वो देखिएगा। उसी से मिलता जुलता एक गुजारिश थी लोगों की कि फेड का जो रेट हाइक आने वाला है उसके बारे में बोलिए। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब मार्केट्स को क्या होता है और निवेशकों को क्या करना है। तो उसी पे आज हम बात करेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब आपको क्या करना है और अभी क्या हो रहा है, उसका कुछ हिस्ट्री आपको बताता हूं। कोइंसिडेंटली 2 दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में जी जिनपिंग, जो चाइना के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि फेड को रेट हाइक नहीं करनी चाहिए, पावेल को रेट नहीं बढ़ाने चाहिए अभी, क्योंकि इससे एमर्जिंग मार्केट्स को बहुत क्षति होगी, विकासशील देशों को बहुत प्रॉब्लम आएगी और दुनिया भर में स्लो डाउन आने की आशंका है। तो सोचिए कि दुनिया की सबसे सेकंड बड़ी इकोनॉमी के हेड स्ट्रेट एड्रेस कर रहे हैं किसी के सेंट्रल बैंक के हेड को। ये अनप्रेसिडेंटेड था, कभी ऐसे होता नहीं है कि इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को संबोधित करें इंटरनेशनल फोरम में इस तरह से खुल के। तो ये दिखाता है कि कितनी चिंता का विषय है ये फेड का रेट हाइक जो आ रहा है और क्यों इससे विचलित हो रहा है ना केवल हम मार्केट के पार्टिसिपेंट, बट चीन के प्रधान हैं, उनको भी इससे आशंका हो रही है कि स्लो डाउन आ सकता है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अ, और देखें तो फिर फंड मैनेजर सर्वे जो लेटेस्ट निकल के आया है एक सेल साइड फॉरेन ब्रोकरेज का, तो उसमें रिस्क जो फंड मैनेजर कह रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो फंड मैनेजर चलाते हैं, विख्यात फंड मैनेजर, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रिस्क है हॉकिश सेंट्रल बैंक्स, कि सेंट्रल बैंक्स टाइटनिंग में आ रहे हैं। ये हमें सबसे बड़ा रिस्क लगता है। दूसरा उनको लगता है इन्फ्लेशन। तीसरा है एसेट बबल्स जो बन गए हैं विश्व भर में, उससे उनको डर लगता है। चौथा है कि ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है। पांचवा जाके हमने सोचा कि पहला उनको सबसे बड़ा रिस्क लगेगा कोविड, बट नहीं, कोविड पांचवा बड़ा है कि कोविड का और वेरिएंट आए, उससे लॉकडाउन आए। छठा चाइना, चाइना में जो प्रॉपर्टी सेक्टर में स्लो डाउन है और लोन्स का जो बैड लोन्स बन रहा है, डिफॉल्ट हो रहे हैं, वो अगर कॉन्टेजियन बन के विश्व भर में आ जाए तो वो छठा आया। और फिर आया यूएस और चाइना के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन उससे आ जाए। तो सबसे बड़ा खतरा पॉलिटिशियंस को भी लग रहा है, सेंट्रल बैंक टाइटनिंग का मार्केट वालों को भी लग रहा है और फंड मैनेजर्स को भी लग रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा टाइम है कि हम भी समझ लें कि साइकिल में हम कहाँ बैठे हैं, इकोनॉमिक साइकिल में कहाँ बैठे हैं और बिजनेस साइकिल का उस मार्केट पे क्या असर होने वाला है। ये थोड़ा हमें एक आइडिया मिल जाए तो अच्छा है, हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अगले कुछ महीने मार्केट्स में क्या होने वाला है और इस साल क्या होने की संभावना है और हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। यही आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो जनवरी में अगर आप देखें तो यूएस मार्केट जो टेक्नोलॉजी पार्ट है, नैस्डैक है, वो लगभग 8% गिर गया। ब्रॉडर यूएस मार्केट 4% से 5% नीचे है। उनका जो यील्ड का है, जो रेट्स है उनके 10 साल के पेपर पे, वो 34 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.34% बढ़ गया, जो 30 साल के बाद इतना बड़ा बढ़ोतरी हुई पहले 10 वर्किंग डेज में साल के। ये 1992 में ये पहले हुआ था। उसके बाद कभी इस तरह का इतना तेज इंक्रीज 10 साल के पेपर में अमेरिका में कभी नहीं हुआ। उसके
जब ये रेट्स बढ़ते हैं, यील्ड बढ़ते हैं, तब बॉन्ड की प्राइसेस गिर जाती हैं, क्योंकि आप नया बॉन्ड इशू करेंगे तो उसी रेट पे करेंगे। सपोज पहले आपका 3% पे बॉन्ड था, अब आपको 4% का यील्ड बढ़ गया, 1% बढ़ गया, तो आपका जो 3% का बॉन्ड था वो 1,000 रुपए का 925 रुपए का हो जाएगा, ताकि जब कोई 925 में खरीदे तो उसको 4% का रिटर्न मिले। तो ऐसा होता है कि ये विपरीत तरह से मूव करते हैं। जब रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड्स की कीमतें गिर जाती हैं। तो यही हुआ यूएस मार्केट में, 2.5% उनका बॉन्ड्स के जो फंड हैं वो गिरे, और स्टॉक मार्केट भी साथ साथ गिरे। तो लोगों को यही डर है कि अब क्या होने वाला है। पहले थ्योरी देखते हैं, फिर थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं, फिर थोड़ी रिसर्च देखते हैं। वो रिसर्च देखने के बाद क्रिस्टल बॉल गेजिंग करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो थ्योरी क्या है कि सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी सप्लाई, जो जितनी मुद्रास्फीति है उस कंट्री में, उसको कंट्रोल करते हैं सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी सप्लाई, और काउंटर साइक्लिकल रहते हैं कि भाई जब बहुत तेजी से बढ़ जाए इकोनॉमी, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाए, तब रेट्स बढ़ा दो, मनी सप्लाई टाइट कर दो। और जब गिरावट हो इकोनॉमी में या कोई संकट आए, जैसे 2008 का संकट आया या 2020 का संकट आया, उस तरह का संकट आता है तो रेट काटिए और मनी छोड़िए, लिक्विडिटी छोड़िए मार्केट्स के अंदर, ताकि उस टाइम पे जब मंदी का माहौल है तब आप काउंटर साइक्लिकल करके फिर से इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। तो सेंट्रल बैंक्स की थ्योरी ये है कि भाई हम काबू में रखेंगे मनी सप्लाई को और स्टेबलाइज करेंगे मार्केट्स को, ताकि वॉलेटिलिटी कम रहे, ऊपर नीचे ना हो, लोगों को ज्यादा परेशानियां ना आए, इकोनॉमी चलती रहे और एम्प्लॉयमेंट बनी रहे, साथ में प्राइस भी कंट्रोल में रहे, फाइनेंशियल मार्केट्स में स्टेबिलिटी रहे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सेंट्रल बैंक्स के। कुछ बैंक्स होते हैं जो इन्फ्लेशन पे टोटली रखते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं। कुछ कहते हैं हम ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को काबू में रखेंगे, ग्रोथ बढ़ाएंगे, ग्रोथ को मैक्सिमाइज करेंगे, इन्फ्लेशन को काबू में रखेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, कम नहीं ऑप्टिमाइज, क्योंकि थोड़ी इन्फ्लेशन तो चाहिए इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए। तो ये होती है हिस्ट्री। अब रिकॉर्ड क्या है अमेरिका के? अगर आप इंटरेस्ट रेट्स देखें, सबसे हाई कब थे? 1980 के दशक में। 1980 में, 1973 से, निक्सन के टाइम से, जब इनका मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ झगड़ा चल रहा था, ऑयल एम्बार्गो हुआ था, इसराइल के साथ युद्ध हो रहा था सऊदी वगैरह का, उसमें अमेरिका को पनिश करने के लिए ओपेक क्रिएट किया गया। ओपेक ने प्राइसेस बढ़ाए उस टाइम पे। तो ये ऑयल एम्बार्गो के चलते इन्फ्लेशन बढ़ी यूएस में और पूरे विश्व में भी बढ़ी, और 1980 तक आते आते वो इन्फ्लेशन 13% चल रही थी। सोचिए, अमेरिका में इन्फ्लेशन 13% थी और इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे 20% कर दिया था। पॉल वॉलकर करके इनके गवर्नर थे फेड के, जिन्होंने ये पॉलिसी लेके आए, और उन्होंने ये रेट्स बहुत हाई रखे जब तक कि इन्फ्लेशन की कमर टूट ना गई बिल्कुल, और फिर वो इन्फ्लेशन 3-3.5% से ज्यादा नहीं बढ़ी। तो सबसे ज्यादा रेट कब रहे हैं? 1980 में 20%। सबसे कम रेट अमेरिका में कब रहे? 2008 में 0%, जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस, लीमन ब्रदर्स वगैरह जब डूब गए थे, बैंकिंग सेक्टर डूबने के कगार पे था, उस टाइम पे फेड ने आके इंटरेस्ट रेट को 0% पे कर दिया। और दूसरी बारी आया 2020 में, जब कोविड का खतरा आया, तो मार्च 2020 में सीधा उन्होंने 1% इंटरेस्ट रेट काटा और 0% पे अपना इंटरेस्ट रेट ले आए। तो 20% और 0% के बीच में रहा है। 20% एक आउटलायर आप कह सकते हैं, 0% भी आउटलायर है। ज्यादातर 3% से 5% के बीच में आप सोच सकते हैं ये रहा है। बट हिस्टोरिकली आप
पिछले 10-15 सालों में क्या हो रहा है कि रेट घटता ही रहा है। तो रेट कॉम्पिटिटिवली बाकी देशों के साथ भी कंपटीशन करने में रेट काटते ही रहे हैं अमेरिका के फेड, और रेट कम ही रहे हैं, तो 2-2.5% के करीब आप औसतन ले लीजिए। एक और चीज जो समझनी है वो है नेगेटिव रेट्स। हम सोच नहीं सकते कि नेगेटिव रेट्स हो सकते हैं, बट जापान ने पहली बारी किया, फिर यूरोपियन देशों ने किया। तो वहां आप अगर उनको 100 रुपया देते हैं और अगर आपको -0.5% मिल रहा है, तो आपको जब वापस लेने जाएंगे 1 साल के बाद, आपको 99.5% मिलता है। वो -0.5% उनका रेट चल रहा है। इनफैक्ट जर्मनी का 10 साल का पेपर भी नेगेटिव में चल रहा था। पिछले साल तक लगभग दुनिया में $17 ट्रिलियन, पूरे भारत का जीडीपी $3 ट्रिलियन है, चीन का जीडीपी 15 से 16 ट्रिलियन है। $17 ट्रिलियन के बॉन्ड्स नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे चल रहे थे विश्व भर में। तो नेगेटिव रेट्स भी होते हैं। इनफैक्ट डेनमार्क जैसे देशों में अगर आप घर का लोन लेते हैं, तो घर के लोन के लिए भी आपको नेगेटिव रेट मिलता है। तो आप घर भी ले लीजिए और आपको नेगेटिव रेट पे लोन भी मिल रहा है, क्योंकि उनको घर भी बनाने हैं, लोन्स भी करने हैं। छोटा सा देश है, बट पिछले साल हमने देखा था कि उन्होंने मॉर्गेजेस पे, होम लोन्स के ऊपर नेगेटिव रेट्स भी मिल रहे थे। तो ये तो रही हिस्ट्री। हमने थ्योरी कवर की, हिस्ट्री कवर की। अब कहां पर हैं हम? कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। 2008 में रेट कट हुआ ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। उसके बाद से कोशिश थी कि रेट्स बढ़ाए जाएं। रेट्स बढ़ाने जाते थे, फिर कुछ और संकट आ जाता था, फिर काट लेते थे। 2015 में आखिरी बारी रेट बढ़ने लगे, और 2017 में उन्होंने कोशिश की कि टाइटनिंग भी करते हैं। तो क्या क्या अस्त्र रहते हैं सेंट्रल बैंक के आर्सेनल में? एक होता है रेट। सो रेट को ऊपर नीचे करके वो सिग्नल कर सकते हैं कि हम अकोमोडेटिव हैं, कि टाइटन करना चाह रहे हैं। दूसरा होता है कि सीधा वो बाजार से बॉन्ड खरीद सकते हैं और उससे लिक्विडिटी प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है कि वो सीधा लिक्विडिटी फैसिलिटीज देके या सरकार को देके अपनी बैलेंस शीट एक्सपैंड कर सकते हैं। तो वो बेसिकली नोट छापे जा रहे हैं। तो ये 3 तरीके रहते हैं। अब 2008 में तीनों चीजें की इन्होंने। माफ कीजिए। 2015 में कोशिश की के रेट्स बढ़ाए, थोड़े थोड़े रेट्स बढ़ाए, जेनेट येलन थी तब। और फिर 2017 में 2 साल बाद, 15 में रेट बढ़ाने शुरू किए, उसके 2 साल बाद थोड़ा थोड़ा बैलेंस शीट अपना काटने लगे। उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। तो बैलेंस शीट जब काटी, तो उसमें $10 बिलियन प्रति महीना करने लगे। बट एकदम से मार्केट 2018 में बहुत रिएक्ट हो गया, लिक्विडिटी निकलने लग गई, क्योंकि मार्केट ने बोला ये तो टाइटनिंग आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया, वो पॉलिसी चली नहीं। ऐसे ही स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने 2010 में कोशिश की थी कि अपनी बैलेंस शीट कम करें, बट उनका भी एक्सपेरिमेंट नहीं चला। तो अब क्या हो रहा है? 2020 में एक तो रेट काटे गए, फिर हर महीने 120 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड खरीदे गए। उसमें से ट्रेजरी थे 80 बिलियन के, और 40 बिलियन के होम लोन्स, जो कहते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, वो खरीद रहे थे। उससे क्या होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक आके खरीदता जा रहा है, तो लोगों को हौसला हो जाता है कि लिक्विडिटी है, और रेट्स नीचे रहते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक खरीद रहा है। हमारा भी आरबीआई करता है ऐसे, ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन ट्विस्ट करता है, और तरह तरह के वेरिएबल रेट ऑक्शंस करता है। इस तरह से आरबीआई भी लिक्विडिटी मैनेज करता है, और स्ट्रेट बॉन्ड्स मार्केट में भी हस्तक्षेप करता है आरबीआई। वैसे ही ये करते हैं। तो करते करते क्या हो गया कि इनकी जो बैलेंस शीट है फेड की,
जो उनका आरबीआई है, वो 9 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच गया। अब पिछले साल 2021 में भी यही चलता रहा, 120 बिलियन करते रहे। बहुत शानदार रिकवरी मार्केट्स की हो गई थी 2020 से ही, 21 में चलती रही। इकोनॉमी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। सब बोलते गए पिछले अप्रैल से कि देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब आप थोड़ा काबू करिए। तो उन्होंने बोला नहीं, ये इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट है, क्योंकि सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसके कारण ये इन्फ्लेशन हो रहा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो करते रहे। जून तक उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं करने वाले, टेपर वगैरह कुछ नहीं होने वाला। फिर सितंबर में एकदम से पलट गए, बोले कि अब हम टेपर करेंगे, नवंबर से शुरू हो रहा है। तो मार्केट बहुत चक्का रह गए, मार्केट थोड़े गिरे। नवंबर में बोले कि नवंबर से हम 15 बिलियन डॉलर का टेपर शुरू कर रहे हैं। तो टेपर पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, मेरे चैनल पे देख लीजिए आप, टेपर टैंट्रम सब समझाया मैंने बहुत अच्छी तरह से। तो जरूर ये इन्फ्लेशन और टेपर, ये आज के वीडियो से जुड़े हुए हैं। वो दोनों वीडियो अगर आप देख लें तो आज का वीडियो और अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। तो बोले 15 बिलियन डॉलर हम नवंबर में करेंगे। फिर दिसंबर की मीटिंग आते आते बोले नहीं, 15 नहीं, अब हम 30 बिलियन करेंगे, क्योंकि बड़ी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और अब हम ये नहीं कह रहे कि इन्फ्लेशन ट्रांसिएंट है, ये इन्फ्लेशन परसिस्टेंट है, थोड़े महीनों के लिए, थोड़े क्वार्टर्स के लिए। हम नहीं कह सकते कितनी दिनों के लिए ये परसिस्टेंट है, बट रहेगी परसिस्टेंट। तो अब हम तेजी से टेपर कर रहे हैं। तो मार्केट्स बिल्कुल हिल गए। अब एक और झटका लगा जबकि इनकी मीटिंग के मिनट्स निकल के आए। 3-4 हफ्ते बाद मीटिंग के मिनट्स आ जाते हैं, भाई और क्या बातचीत हुई। उसमें पता लगा कि ये तो अब बात कर रहे हैं कि बैलेंस शीट भी हम कम करते हैं, बैलेंस शीट को नॉर्मलाइज करेंगे। जब ये निकल के आया तो मार्केट बिल्कुल रिस्क ऑफ मोड में आ गया कि एक तो टेपर कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। पहले कह रहे थे 2023 में बढ़ाएंगे, अब बोल रहे हैं 2022 में 2 बारी बढ़ाएंगे। और अब तीसरा ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट की कटौती शुरू कर देंगे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट की बात हो रही है। तो मार्केट्स में बहुत घबराहट हो गई। और वही है इस साल का जो आप देख रहे हैं करेक्शन आया है अमेरिकन मार्केट से, उससे सारे मार्केट्स में जो करेक्शन आ रहा है। डर क्या है मार्केट्स को कि इन्होंने 2021 में एक्शन नहीं लिया, अब 2022 में ये अपने रथ पे चढ़ के 3 चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। एक तो टेपर, तो जहां 1.5 ट्रिलियन डॉलर की खरीदारी होती थी वहां अब कुछ नहीं है। ये मैं अपनी ट्रेन की एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। तो इकोनॉमी सोचिए कि एक गाड़ी है, मालगाड़ी है इकोनॉमी, उसके ऊपर इंजन क्या लगे हुए हैं, सरकार का इंजन लगा हुआ है। सरकार टैक्स लेती है, वो टैक्स का खर्चा करती है, प्लस ये अपने सेंट्रल बैंक से बोरो करके, मोनेटाइज करके अपना फिजिकल डेफिसिट बना के वो कोयला डालती है या वो ईंधन डालती है। तो एक इंजन तो सरकार है, दूसरा इंजन है ये सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसके पास ये लीवर है, एक्सेलरेटर है रेट कट करने का, ब्रेक है रेट बढ़ाने का। तो जब गाड़ी चलानी है, देखते हैं कि सरकार धीरे हो रही है, तो वो एक्सेलरेट कर देते हैं जाके। या कोई ग्लोबल क्राइसिस आ रहा है, कोई कोविड आ रहा है, कोई सब प्राइम क्राइसिस आ रहा है, कोई जंग छिड़ गई। 2001 में रेट कट किए थे जब सितंबर 11 हुआ था, टेररिस्ट अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिका में। तो इस तरह के टाइम पे वो एक्सेलरेटर दबा देते हैं। और जब गाड़ी बहुत तेज जाने लगती है और गति सेफ्टी सीमा से ज्यादा बढ़ जाती है, वो ब्रेक लगाने लग जाते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट हो गया। साथ में उनके पास ईंधन पड़ा हुआ है जो वो उठा के डाल सकते हैं अंदर इंजन में, जो है क्यूई, के बॉन्ड खरीदे और बॉन्ड डाल दिए, लिक्विडिटी प्रदान कर दी, उससे भी तेज हो जाती है गाड़ी। और तीसरा है बैलेंस शीट का, तो डायरेक्टली जो लिक्विडिटी वो डाल रहे हैं। अब एकदम से हमने सोचा था कि चलो एक्सेलरेटर से पैर हटा रहे हैं,
अभी ब्रेक दबाने में टाइम लगेगा, क्योंकि सरकार ने ब्रेक लगानी शुरू कर दी, फिस्कल डेफिसिट कम होते जा रहे हैं। तो जो फिस्कल स्टिमुलस थे पिछले 2 साल के, वो अमेरिका में अब आने नहीं वाले। और ये रिपब्लिकन्स के साथ मेजॉरिटी नहीं है उनके पास पार्लियामेंट में इतनी कि वो इतने सारे स्टिमुलस पास कर पाए। अभी जो ये बिल्ड बैक बेटर का था बिल, जो $2 ट्रिलियन का था बाइडेन का, वो भी अटका पड़ा है। तो अब और नवंबर में अभी नए उनके पार्लियामेंट के इलेक्शन है, जिससे बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स शायद वो मेजॉरिटी भी हार जाएंगे। उसके चलते हो सकता है कि फिजिकल स्टिमुलस काफी कम हो जाए। इस साल वैसे ही उम्मीद है कि कम रहेगा पिछले 2 सालों से। तो गाड़ी वैसे ही धीरे हो रही थी। इस टाइम पे आप मॉनेटरी स्टिमुलस भी निकाल लिए। चलो हमने सोचा ठीक है, ब्रेक से पैर हटाया है, एक्सेलरेटर से पैर हटाया है, ब्रेक नहीं लगाई। एकदम से आके आपने बोल दिया कि मैं ब्रेक भी लगा रहा हूं, साथ में मैं पावर आपको क्या दूंगा, मैं आपसे पावर निकाल रहा हूं। तो टेपर भी मैं जो कर रहा था वो तो बंद है, बट बैलेंस शीट नॉर्मलाइज कर रहा हूं। तो ब्रेक भी लगा दी, साथ में आपसे पावर मैं ले रहा हूं। और जो डब्बे में बैठे हुए फंड मैनेजर्स हैं, हम सब हैं। अब 7% की जो इन्फ्लेशन आई दिसंबर में, 40 साल की बड़ी इन्फ्लेशन थी। किसी ने उस तरह की इन्फ्लेशन 1980 के बाद देखी नहीं है। तो 40 साल के तो एक्सपीरियंस वाले बहुत कम लोग हैं। मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे याद है जब रेट्स इस तरह के होते थे, मैंने जब ज्वाइन किया था एक फॉरेन बैंक, हम यूएस डिपॉजिट्स और एनआरआई डिपॉजिट्स देते थे लोगों को, अपने एनआरआईज को, और बहुत हाई रेट्स रहते थे। और उससे फिर पता चला कि वहाँ इतनी इन्फ्लेशन है और इतने हाई रेट्स हैं। अमेरिका में भी, इधर यूके में भी काफी हाई रेट्स होते थे उस दशक में, देखे हुए मैंने। बट आज के दिन में लोगों को, स्पेशली जो लास्ट 15 साल में मार्केट में आए हैं, उन्होंने तो यही देखा भाई, 2008 में बेइंतहा लिक्विडिटी दी, 0% रेट रखे, रेट्स इतने लो रखे गए पिछले 1.5 दशक से, और लिक्विडिटी भरपूर है। जब भी चाहिए, ये बैठे हुए हैं बड़े पापा, वो सीधा एक्सेलरेटर दबा देते हैं, गाड़ी आगे बढ़ने लग जाती है। तो ये कॉम्प्लेसेंसी बहुत आ गई मार्केट में, और वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं इस लिक्विडिटी के चलते। एक आपको अनुमान दूंगा, इसके बाद मैं रिसर्च पे आ रहा हूं सीधा। जो फाइनेंशियल मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट, ये बॉन्ड्स जो है, वो कुल मिला के 4 गुना है विश्व की इकोनॉमी के। तो विश्व की सब लोग अगर मिलके, जो 750 करोड़ 800 करोड़ दुनिया धरती पे निवासी हैं, जितना वो एक साल में उत्पादन करते हैं, उसका 4 गुना आपका फाइनेंशियल मार्केट्स है। इससे क्या अंदाजा आपको लगता है कि कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा है ये। और इसमें से आप लिक्विडिटी निकालने एक जगह से जाएंगे, सब इंटरकनेक्टेड है। अब भारत में बिकवाली हो रही है, एफआईज लेके जा रहे हैं माल, तो कह रहे हैं लोग जी इनका यहाँ लॉस हो गया, चाइना में लॉस हो गया, उसको मेकअप करने भारत से प्रॉफिटेबल कंपनियां बेच के जा रहे हैं, भारत के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बेच के जा रहे हैं। हो सकता है ट्रू भी हो। इस तरह से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस आ जाता है, कॉन्टेजियन आ जाता है कि एक जगह कुछ हुआ, वो दूसरी जगह निकल आता है। जैसे कोविड फैल गया पूरे विश्व में। आप देखिए, डब्ल्यूएचओ ने पहले भी कहा कि ये पैंडेमिक नहीं है, ये नहीं फैलेगा, कुछ होगा, एकदम से फैल गया इतना, और विश्व भर में करोड़ों लोगों को हुआ, लाखों लोगों की जान गई। तो इस तरह से कैपिटल फ्लोज भी बहुत कनेक्टेड है, और ये इतने हाई लेवल पे है और इतने बड़े वैल्यूएशन लेवल पे है कि आप एक जगह से भाप निकालने जाएंगे, पूरा गुब्बारा फट सकता है। ये डेंजर हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल सेक्टर 4 गुना हो गया है रियल इकोनॉमी का।
तो ये आसान नहीं है, और इसको धीरे धीरे बिठाना, तो गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है, हवाई जहाज बन गई है गाड़ी, और नीचे पटरी नहीं है, आपको धीरे धीरे से उसको उतारना है और लैंड करवाना है सेफली। वो बहुत मुश्किल काम है। तो अब यही देखना है इस साल कि ये जिम पॉवेल कर पाते हैं क्या, क्या वो धीरे से पटरी पे गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं, धीरे धीरे चलाएं, या एक रफ्तार पे, कि या वो गाड़ी ऊपर नीचे ऐसे होती रहेगी, हम सबके पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होते रहेंगे, और बहुत मुश्किल साल रहने वाला है। अब रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च में आपको 4-5 रिसर्च दूंगा। पहले, कॉन्फिडेंस रखिए, रेट्स जब बढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि मार्केट्स गिरेंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में पहले 3 महीने में हमने देखा 1980 से लेकर जितनी रेट साइकिलें आई, 3 महीने के रिटर्न्स अगर देखें तो 50% टाइम मार्केट ऊपर रहा, 50% नीचे। 3 महीने वॉलेटिलिटी रहती है जब रेट बढ़ाने की साइकिल शुरू होती है। 6 महीने में 75% टाइम मार्केट ऊपर गया। 12 महीने में 100% मार्केट ऊपर था, और औसतन कितना? 10.5%, मीडियन 5.5%। तो रेट हाइक साइकिल जिस दिन से शुरू होती है, 12 महीने 100% यूएस मार्केट ऊपर है। एक रिसर्च। दूसरी रिसर्च, जब अमेरिकन 10 ईयर का पेपर, जब 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% जब उसका रेट या यील्ड बढ़ता है, तब भी हमने देखा पिछले 50 या 60 साल के अवधि में हमने देखा कि यहां भी 11/14 टाइम, 78% टाइम मार्केट बढ़ा, और मार्केट कितना बढ़ा? औसतन 17%। 3 बारी ये गिरा। 60 साल का ये मैं डेटा दे रहा हूं, 1960 से अभी तक 14 बारी में। तीसरा जो हमने रिसर्च देखा कि इन्फ्लेशन जब पीक हो जाती है, जब हाईएस्ट लेवल पे आ जाती है, अब दिसंबर की इन्फ्लेशन 7 थी, फिर से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लग रहा है अगले 2 महीने में 3 महीने में ये पीक हो जाएगी। सोचिए मार्च अप्रैल में पीक हो जाए, अगर अभी नहीं हुई तो 12 महीने तक वो मार्केट आपको पॉजिटिव रिटर्न देता है। ये तीसरी रिसर्च रही। चौथी रिसर्च क्या दिखा रही है कि स्टॉक्स विचलित एब्सोल्यूट लेवल से नहीं होते। जब यूएस में 9%, 10% भी 10 ईयर था, तब भी उस मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। तो एब्सोल्यूट लेवल रेट से नहीं विचलित हो रहे, रेट ऑफ चेंज। तो ये जैसे जनवरी में हुआ कि 1.44% वाला 1.88 हो गया एकदम से, तो वो मार्केट ने देखा इतना तेज चेंज हो रहा है, मार्केट गिर गया। तो एक बारी वो स्टेबल हो जाता है, 1.88 पे भी स्टेबल हो जाता है, एक आध हफ्ते के लिए मार्केट बढ़ने लग जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। फिर रिसेशन कितनी देर बाद आता है? रेट बढ़ाने के बाद नॉर्मली अबाउट 2 से 3 साल में आप देखते हैं रिसेशन आता है, और स्टॉक्स तब गिरते हैं। रिसेशन से 3 महीने 6 महीने पहले स्टॉक्स गिरेंगे। तो पीक ऑफ द साइकिल, अब हम कहां पे बैठे? हम 0% पे बैठे। ज्यादातर पुरानी जो साइकिलें चली 3%, 7% यहां से चली, शुरुआत हुई, और बढ़ते बढ़ते 5%, 10% ऐसे गई। यहां आप 0 से शुरू कर रहे हैं। आज हम क्या सोच रहे हैं कि 4 रेट हाइक होंगे 2022 में, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। 4 बारी ये रेट हाइक होंगे। टेपर तो मार्च तक खत्म हो जाएगा। 120 जो खरीद रहे थे, 30 बिलियन कटौती हो रही है दिसंबर से, मार्च तक खत्म हो जाएगा। तीसरा, बैलेंस शीट रिडक्शन।
जो पिछली बारी 2015 में उन्होंने 2 साल बाद शुरू की थी, अब लग रहा है जुलाई में शुरू हो जाएगी। और कितनी कटौती होगी? देखिए, आप $1.5 ट्रिलियन हर साल खरीद रहे थे, 9 ट्रिलियन की बैलेंस शीट हो गई है। हमें लगता है 40 बिलियन तक अनाउंस हो जाएगा। कब होगा? अगले हफ्ते 25 जनवरी 26 जनवरी को इनकी मीटिंग है। हमारे मार्केट तो बंद रहेंगे 26 जनवरी। 27 को मैं बताऊंगा आपको, टीवी पे जरूर शो करूंगा और फिर यहाँ पे भी वीडियो डाल दूंगा। 26 रात को पता लगेगा। उन्होंने कहा है जनवरी में हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट कैसे कम करनी है। सांत्वना जरूर दे रहे हैं कि देखिए, हम आपको सरप्राइज नहीं करेंगे, पहले ही ब्रॉडकास्ट कर देंगे क्या हो रहा है। हमारा अनुमान है 40 बिलियन तक से शुरू करेंगे, फिर सितंबर तक देखेंगे किस तरह का माहौल है, इकोनॉमी किस तरह चल रही है, फिर उसको ले आएंगे ये लगभग 80 सितंबर तक, और फिर उसको अगले साल बढ़ाएंगे। तो देखते हैं, अभी धीरे धीरे करके आएगा। अब हमें क्या करना है? इन्फ्लेशन है, रेट कट आ रहे हैं, लिक्विडिटी की कमी रहेगी मार्केट्स में। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत है उसके लिए नॉर्मली ये अच्छा नहीं रहता है, पैसा निकलता है और यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर होता है। ऐसे माहौल में क्या करना है? एसेट एलोकेशन देखिए, ओवर एक्सपोज तो नहीं है इक्विटी से, बहुत ज्यादा है तो थोड़ा निकाल लीजिए, 6 महीने का अपना इमरजेंसी फंड रखिए। दूसरा, मेरा इन्फ्लेशन का वीडियो देखिए, क्या क्या चलता है इन्फ्लेशन के टाइम। बहुत संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। बॉन्ड्स में छोटी अवधि में रहिए, क्योंकि आरबीआई भी कभी ना कभी तो रेट हाइक करेगा ही। अभी नहीं होगा, फरवरी की मीटिंग में नहीं होगा, लगता है अप्रैल की मीटिंग में शायद बातचीत हो, और जून तक एक 25 बेसिस पॉइंट और साल के अंत तक एक और 25 बेसिस पॉइंट आरबीआई को भी रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। एक ऑयल पे भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूं कि, बट मोटा मोटा अगर $10 ऑयल बढ़ता है तो हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है WPI, वो बढ़ जाएगी लगभग 1%, 0.9 से 1%। और 10% अगर तेल की कीमत बढ़ती है, और 10% कंज्यूमर का इम्पैक्ट है 0.5%। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाता है उसी मुताबिक। तो ये मैं आपको ऑयल के वीडियो में बता दूंगा सब कुछ, 5-6 रिसर्च है मेरी, जिससे आप समझ जाएंगे पूरा तेल का मार्केट का क्या इम्पैक्ट है भारत पे। वो जल्दी से बनाने की कोशिश करता हूं। तो रेट बढ़ने वाले हैं। बॉन्ड या डेट म्यूचुअल फंड छोटी अवधि में रहिए, लंबी में मत रखिए। लंबी में तभी रखिए अगर 3 साल 5 साल होल्ड करना है, क्योंकि पहले घाटा होगा, पहले आपका लॉस होगा जब रेट्स बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वो रनिंग उसका रेट बढ़ जाएगा तो वो मेकअप कर जाएगा। तो 3-5 साल अगर रखना है वो ठीक है, अथवा छोटी अवधि में रहिए। छोटी जैसे लिक्विड हो गया, शॉर्ट टर्म फंड हो गया, या फ्लोटर फंड हो गया जो अपने आप ही बढ़ता जाएगा। दूसरा, स्टॉक मार्केट में क्या चलेगा? मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेशन का वीडियो एक बार ही देख लीजिए, फिर से बता देता हूं जल्दी से। फाइनेंशियल्स अच्छा करेंगे, एनर्जी तो ऑयल एंड गैस वाली कंपनियां अच्छा करेंगी, मटेरियल्स हो गया, मेटल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, रियल एस्टेट, डोमेस्टिक साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल्स, ये सब ज्यादातर अच्छा करते हैं इन्फ्लेशन के टाइम। एनर्जी सबसे अच्छा करता है। भारत में क्या है, सब्सिडी वगैरह के चलते हमारे जो उत्पादक हैं वो सब वो हैं, सरकारी कंपनियां हैं जो तेल उत्पादन करती हैं, तो वो ज्यादा हमें मिलता नहीं। बट आप देख लीजिए, ऑल टाइम हाइज के नियर हैं ये सारी कंपनियां, अपनी गैस की कंपनी हो या तेल उत्पादक कंपनियां हो, नाम मैं लेना नहीं चाहता। ये सब सेक्टर्स अच्छा करेंगे। रीट्स और इनविट, इनको जरूर देखिए, ये अच्छा चलते हैं। रियल एस्टेट अच्छा चलता है।
रियल एस्टेट का लोन लेने का अच्छा टाइम है, नॉर्मली रियल एस्टेट अच्छा करेगा, रेट बढ़ेगा साथ में, और इन्फ्लेशन का आपको फायदा है अगर आप लोन ले लीजिए फिक्स रेट पे, और क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ उसका वैल्यू कम होता जाएगा। तो ये कुछ नुस्खे हैं इन्फ्लेशन और पोर्टफोलियो के लिए। ओवरऑल संक्षिप्त में यही कहूंगा, रेट बढ़ेंगे, बैलेंस शीट रिड्यूस होगा फेड का, लिक्विडिटी उससे कम होगी, माहौल थोड़ा गड़बड़ रहेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बट कुछ ज्यादा हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उनका भी मंशा ये नहीं है कि मार्केट्स एकदम से ढेर हो जाएं या मार्केट्स गिर जाएं, उनको भी अपनी इकोनॉमी चलानी है, अपने मार्केट चलाने हैं। तो जो मार्केट सोचते हैं ज्यादा वो होता नहीं है। बाकी रिसर्च मैंने आपको बताई है कि 12 महीने तक पॉजिटिव रिटर्न आते हैं। भारत के लिए और भी ड्राइवर्स हैं, बजट आ रहा है हमारा, अच्छा बजट होने की उम्मीद है, और इकोनॉमिक साइकिल हमारी बहुत स्ट्रांग है। इस साल बड़े देशों में चाइना जैसे 4% ग्रो करेगा 2022 में, हम 7% 8% ग्रो करेंगे। तो बहुत अच्छा साल रहने वाला है भारतीय कंपनियों के लिए, फिर से 16% तक अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है। मेरा निफ्टी का क्या प्रोजेक्शंस का भी एक वीडियो है, अगर आपको देखना है अर्निंग्स के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, 3 महीने 50% चांस है कि मार्केट गिरेंगे, तो मार्च से लेकर 3 महीने उम्मीद रखिए कि हाँ मार्केट गिरने वाले हैं। 6 महीने में सिर्फ 25% चांस हो जाता है, और 12 महीने में मार्केट बढ़ता है। ये 60 साल 40 साल का रिसर्च सारा मैं निकाल के लाया हूं। रेट कट में उतना मार्केट नहीं बढ़ता जितना रेट बढ़ाने में बढ़ जाता है, क्योंकि रेट क्यों आप बढ़ा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस है कि इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए मैं काट सकता हूं रेट, और इससे इकोनॉमी ढेर नहीं हो जाएगी, परस्त नहीं हो जाएगी। तो मूलभूत मूलभूत बात यही है कि अच्छा टाइम है तभी रेट बढ़ाए जा रहे हैं, अच्छा टाइम है तभी जो 2020 में क्रचेस दिए थे इकोनॉमी को चलने के लिए वो हटा रहे हैं, अच्छा टाइम है इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं काउंटर साइक्लिकली कि ज्यादा ओवरहीट ना हो जाए, कहीं इंजन फट ही ना जाए, एक्सप्लोड ना हो जाए इंजन, इंजन को उसी गति पे चलाते हुए ले जाते हैं। सरकार चाहे धीमी हो जाए, हम ज्यादा नहीं डालते ईंधन, उतना डालते हैं जिससे ये गति बनी रहे और ये 100 की स्पीड पे गाड़ी चलती रहे। तो ये सोच के आप रखिए ध्यान, इतना कुछ खराब नहीं है, रोज इतना मार्केट से विचलित मत होइएगा। जो अभी गिरेंगे मार्केट, जैसे मैंने कहा मार्च में आधा उम्मीद है कि गिर सकता है, माफ कीजिए। तो ये मार्केट उतना गिरे ठीक है, बट 12 महीने 24 महीने 36 महीने अच्छा करेगा, और आप बने रहिए मार्केट में, वही देखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।